हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख चुके हैं हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, केमिस्ट्री का मतलब। तो आज हम देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के इसके क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हेल्प करता है सीईटी। तो उसमें आए हुए क्वेश्चन को आज हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम देखने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका पार्ट 1 है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस पे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं एमएसटी सीईटी में। तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, आज हम देखेंगे पार्ट 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन एमएसटी सीईटी फॉर चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस विथ वीएम एकेडमी नासिक। ओके, एमएसटी सीईटी के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम 2016 का, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का होता है सीईटी उसका। तो क्वेश्चन क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते बाय द स्मॉल आई। तो वेंट ऑफ फैक्टर दिया है सेंट्रीमोलल सॉल्यूशन के लिए। कौन सा सॉल्यूशन है, K3FeCN6, और ये वैल्यू भी प्रोवाइड की है, कितनी है 3.3333। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है परसेंट डिसोसिएशन। डिसोसिएशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करते। तो पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को फाइंड आउट करेंगे, फिर परसेंट अल्फ़ा को हम कैलकुलेट कर सकते। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे I-1 डिवाइड बाय स्मॉल n -1। तो ये क्या है, फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमें I की वैल्यू पता है, हमें स्मॉल n की वैल्यू पता नहीं। स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। तो चलो देखते हैं K3FeCN6 का डिसोसिएशन कैसे होगा, क्योंकि इसके डिसोसिएशन पे ये क्या होगा, डिपेंड होगा। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, हमें कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री देखना है, तब हमें डिटेल में देखना है। तो अभी इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। ये स्फीयर पूरा एक आयन बनाता है और ये एक आयन बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3K प्लस आयन होंगे एंड FeCN6, इस पे पूरा कितना चार्ज होगा, 3 माइनस चार्ज होगा। 3 माइनस 3 इंटू 3, 3 प्लस, ऐसे क्या होगा, ये बैलेंस होगा। तो देखो नंबर ऑफ आयन्स कितने हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे 3 पार्टिकल है, यहाँ पे 1, मतलब 3 + 1 कितने पार्टिकल होंगे, 4। मतलब यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ओके, तो चलो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या था, I की वैल्यू थी 3.3333 -1 डिवाइड बाय 4 - 1। ओके, इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आंसर यहाँ पे मिलेगा, ये होगा यहाँ पे। तो ये समझ में आया है, अभी इसे मैं मिटा देती हूँ। तो क्या आएगा देखो, यहाँ से क्या आएगा, 2.3333 डिवाइड बाय क्या होगा, 3 होगा। तो ये इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। उसे क्या करना है, परसेंट अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करना होगा, परसेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू 100। तो ये देखो कैलकुलेशन कितना आता है, तो आई थिंक ये आएगा 0.7776 इतना आएगा। तो चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.7776 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 77.76%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना है ये, 78% दिख रहा है ना यहाँ पे। ओके, तो क्या आपके ऑप्शन में 78% है, कहाँ पे, कहीं पे दिख रहा है आपको 78%? यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। हमने परसेंट अल्फ़ा निकाला, कितना आया, 78%। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है हमेशा एमएसटी सीईटी में आने वाला क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला में I क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है, स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। डिसोसिएशन होने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं
वो क्या होता है स्मॉल n, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या थे 4, यहाँ से हमने अल्फ़ा निकाला और परसेंट अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला 78%। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, सी द सेकंड वन। सेकंड न्यूमेरिकल हमें क्या दिया है, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ NaOH हैविंग मोलर मास 40 ग्राम पर मोल is dissolved in little quantity of water and the solution is diluted up to 100 ml। वॉल्यूम भी दिया है और क्वांटिटी भी दी है। क्या करना है हमें, मोलैरिटी को फाइंड आउट करना होता है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या क्या दिया है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है यहाँ पे मास दिया है किसका, NaOH का। गिवन मास भी कह सकते हो कितना है 5.0 ग्राम, मतलब 5 ग्राम है। और उसी का मोलर मास भी प्रोवाइड किया है, कितना दिया है मोलर मास यहाँ पे 40 ग्राम पर मोल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी, कैपिटल M को फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला है कैपिटल M के लिए, इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम क्या होना चाहिए सॉल्यूशन का, लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम भी प्रोवाइड किया है, वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पे 100 ml। अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा 0.1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे NaOH के लिए। तो चलो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है मोल्स का, हम 11th में देख चुके कि मोल के 3 फॉर्मूले होते। पहला फॉर्मूला था गिवन मास, मास गिवन अपॉन क्या था मोलर मास। ये फॉर्मूला हम देख चुके, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो मास गिवन कितना था इसका 5.0, 5 लिखो, कभी कभी पॉइंट का भी क्या हो जाता है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो 5 लिखेंगे हम सिर्फ 5 एंड क्या है मोलर मास 40। इसे ऐसा ही रहने दो, वापस यहाँ पे कैलकुलेशन करने, कभी भी 2 बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी क्वांटिटी को हमें दोबारा यूज़ करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम कम होता है, तो याद रखो कि इसे ऐसा ही रहने दो, वापस यहाँ पे कैलकुलेशन करनी ही। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने मिले 5 डिवाइड बाय 40, और यहाँ पे क्या था जो वॉल्यूम था वो क्या था लीटर में कितना था 0.1, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 40 इंटू 0.1, मतलब ये होगा यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4। तो इतना तो कैलकुलेशन हम कर सकते। इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.25 मोल पर DM³। तो ये क्या है, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो चलो ऑप्शन में कहीं पे है कैसा ऑप्शन, यस ऑप्शन इज हियर। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि मोलैरिटी कितनी आई है 1.25। अगर मोलैरिटी पूछा होता तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम किस में लेना पड़ता, इन किलोग्राम लेना पड़ता, लेकिन मोलैरिटी था इसलिए वॉल्यूम हमने क्या कर लिया यहाँ पे लीटर में लिया। ml में था तो लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अभी कन्वर्जन आप लोगों को आने चाहिए, ml से लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, जो ml की वैल्यू उसे 1000 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स निकाले, कैलकुलेट किया, हमें मिला 1.25। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो थर्ड देखते हैं अभी। थर्ड देखो MCQ, ये भी 2016 के एग्जाम का है। क्वेश्चन कैसा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ऑफ विच 0.1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इन सब का क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन सेम पकड़ना है 0.1 मोलर, और इन चारों में सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है ये बताना है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट की, ये डिपेंड होती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हर एक के हमें क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका कोई भी डिसोसिएशन नहीं होता। डिसोसिएशन मतलब आयन में इसका कन्वर्जन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे इसके पास, 1 पार्टिकल होगा।
दूसरा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl। इसका डिसोसिएशन होता है, हो सकता है, बिकॉज ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, Na+ और Cl-। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 1+1। कितने पार्टिकल होंगे इसके पास, 2। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ये भी आयोनिक कंपाउंड है, इसका भी डिसोसिएशन होता है, क्या होगा, Ca2+ 2Cl-। कितने पार्टिकल है, 1+2। कितने बन जाएंगे टोटल पार्टिकल, 3 पार्टिकल बन जाएंगे। और तीसरा है फेरिक क्लोराइड। जब फेरिक क्लोराइड आता है, फेरिक आयन के साथ क्लोराइड मतलब FeCl3, फेरिक क्लोराइड होता है FeCl3। ये भी आयोनिक कंपाउंड है। Fe, ये आयन जो होता है Fe3+, इसे फेरिक आयन कहते हैं। इसके साथ 3Cl- रिलीज होंगे। सो 1+3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4 पार्टिकल। तो ऑब्जर्व करो, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके ज़्यादा है, डी के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका हायर होगा, बॉइलिंग पॉइंट फेरिक क्लोराइड का क्या होगा, हायर होगा। सो फेरिक क्लोराइड हैविंग द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वाई, बिकॉज the boiling point depends on the number of solute particle and it contain the higher number of solute particle, so the boiling point also high। चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ वन, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है, द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट वेंट ऑफ फैक्टर सोल्यूशन। वेंट ऑफ फैक्टर किसके लिए, वेंट ऑफ जनरल सोल्यूशन के लिए इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो होता है, ये जो वेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन का इक्वेशन है वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर किससे डिनोट किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट किया जाता है। अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग नहीं यूज़ करनी है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, याद रखना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT। यहाँ पे पाई क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, C क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, R हमें पता है क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और T क्या होता है, T होता है टेम्परेचर। बट ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे, ये होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन द वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, C की वैल्यू ये पुट करेंगे। सो पाई इज इक्वल टू NVRT, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या ये फॉर्मूला किसी एक ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ऑब्जर्व करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। जनरल इक्वेशन क्या होगा फॉर वेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पाई इज इक्वल टू N/VRT, where N is the number of mole, V is the volume of solution, R is the gas constant, T is the temperature, C is the concentration and pi is the osmotic pressure। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन A करेक्ट होगा। सी द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, फिर से एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूट हैज़ हाइएस्ट डेल्टा TF अपॉन M वैल्यू। तो डेल्टा TF अपॉन M वैल्यू इनमें से किसकी ज़्यादा होगी, सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना पकड़ना है, 0.05 मोलर एक्वेस सोल्यूशन में, इनमें से किसका डेल्टा TF अपॉन M की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो ये यहाँ पे भी ये जो वैल्यू होती है ये एक्वेस सॉल्यूशन में हमेशा डिपेंड होगी नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डेल्टा TF क्या है वो समझ लो पहले। तो क्या है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या है, KF इंटू M। मतलब हमें KF की वैल्यू दी उन्होंने, इसका मीनिंग क्या है, KF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन M। तो यहाँ पे देखो ये KF की वैल्यू है, तो KF की वैल्यू किस पे डिपेंड होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल पे प्रेजेंट होगी जब सॉल्यूशन में वो जाएंगे। तो यहाँ पे पोटेशियम फॉस्फेट है, पोटेशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है K2PO4। डिसोसिएशन कैसे होगा, 2K प्लस PO4 2- कितने पार्टिकल है, 2+1 पार्टिकल कितने होंगे इसके पास, 3 पार्टिकल। देखो ये 2 और इसे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, मतलब क्या होगा, 1 पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में ये ऐसे दिखेगा, जब सॉलिड फॉर्म में तो ऐसा था,
सॉल्यूशन में आयन में कन्वर्ट होगा। पोटेशियम के 2 आयन, PO4 2 माइनस का 1 आयन, टोटल आयन कितने हो गए 3, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल भी कितने होंगे 3 होंगे। दूसरा है ग्लूकोज C6H12O6, इसका डिसोसिएशन ही नहीं होता, वाटर में डिजोल्व ज़रूर होता है ये, लेकिन क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिजोल्व होता है। डिसोसिएशन नहीं होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही रहेगा, जो है ये है वैसे के वैसा। उसके बाद आता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NH4Cl। कैसे डिसोसिएशन होगा NH4Cl का, NH4 प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, तो ये एक और ये एक, ऐसे कितने पार्टिकल होंगे 2 पार्टिकल। देखो एक पार्टिकल NH4 प्लस है, एक Cl माइनस है, तो 2। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये होता है AlCl3। डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, Al3 प्लस आयन फॉर्म होगा एंड 3 Cl माइनस आयन फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे इसके सॉल्यूशन में, 4 पार्टिकल। और जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसकी इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा TF अपॉन M की वैल्यू हाईएस्ट होगी। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो अभी आप लोग क्या करोगे, जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होता है आप लोग नोट डाउन कर लो कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे कौन से वैल्यू क्या होते डिपेंड होते, तो आपके ये क्वेश्चन और इजी हो जाएंगे। और इस पार्ट पे एक क्वेश्चन आता ही है जो पार्टिकल का डिसोसिएशन है, उस पे कुछ तो भी आएगा। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था और ये दूसरा आया है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड है। तो आप एक बार क्या करो, उसे नोट डाउन कर लो। सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मास ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज का मास हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इन इट्स 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसका वॉल्यूम हमें प्रोवाइड किया है 1 लीटर, विच इज़ आइसोटोनिक विथ 6.6 ग्राम पर लीटर ऑफ यूरिया। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, यहाँ पे वो समझ लो पहले। तो क्या कहा है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक। अगर हमने सुक्रोज को कॉन्सेंट्रेशन को C1 कहा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 जितना होगा। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जब सेम होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो चलो अभी यहाँ पे हम 2 कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं। पहली कंडीशन मतलब 1 नंबर हम किसे प्रोवाइड देंगे, सुक्रोज को देंगे, और 2 नंबर हम किसे देंगे, यूरिया को देंगे। ओके हमारे पास, और उन्होंने ये भी प्रोवाइड किया है एटॉमिक मास नंबर, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। अगर नहीं भी दिया होता तो भी आप लोगों को लर्न ही करना है। तो क्या क्या प्रोवाइड किया है, सबसे पहले सुक्रोज का हमें मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सुक्रोज का मोलर मास कितना होगा, C6H12O6। तो मोलर मास जो है, मैं इसे क्या मोलर मास को M1 कह रही हूँ, तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लो कितना होगा, 342 ग्राम पर मोल, 342। तो चलो देख लो ये कहाँ से आ गया सुक्रोज का। C12H22O11 क्या होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। मोलर मास कैलकुलेट करना है, कार्बन कितने टाइम है, 12 टाइम कार्बन का होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने टाइम है 22, उसका होता है 1, एंड 11 टाइम कौन है, ऑक्सीजन, उसका होता है 16। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 144, ये आ जाएगा 22, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 6 एंड 176। इस सब को ऐड कर दोगे तो ये आएगा 242 ग्राम, जो मैंने यहाँ पे लिखा ये है मोलर मास ऑफ सुक्रोज। तो इसे कैलकुलेट किया। ओके उसके बाद क्या है, सुक्रोज का मोलर मास आ गया, हमें क्या पता नहीं है, इसकी मोलरिटी हमें पता नहीं, तो मोलर मास पता है। वॉल्यूम भी क्या होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है वॉल्यूम भी सेम होता है। वॉल्यूम तो प्रोवाइड ही किया है, कितना है 1 लीटर। ओके उसके बाद यूरिया का क्या क्या दिया है, देखो यूरिया को हम सेकंड नंबर देंगे। मोलर मास यूरिया का कैलकुलेट करो, NH2CO NH2, तो ये कितना होगा 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, तो दिस वन ये हो जाएगा 60।
तो कितना आएगा 60 आएगा मोलर मास। तो मोलर मास आ गया 60 ग्राम पर मोल इतना। और उन्होंने क्या दिया है यूरिया का, यहाँ पे हमें क्या बताया, कॉन्सेंट्रेशन बताया। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या बताया हमें, यहाँ पे M2/V2 की वैल्यू बताई उन्होंने, कितनी दी है 6.6 ग्राम पर लीटर, इतनी दी, मतलब ये पूरी वैल्यू दी। तो चलो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है इसका मोलर क्या होगा, व्हाट इज़ द मास ऑफ द सुक्रोज। मोलर मास नहीं, ये मास है, मास ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पे मास और वॉल्यूम का उन्होंने डायरेक्ट रेशियो दिया है यूरिया के लिए, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। सो C1 = C2 हो जाएगा। ओके, C1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है, दिख रहा है क्या। फॉर्मूला क्या होगा, मास मोलर मास इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास मोलर मास वॉल्यूम। अभी देखो ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू तो प्रोवाइड की है, तो क्या हो जाएगा ये M1/342, M1 की वैल्यू, M1 को कैलकुलेट करना है, इनटू V1 कितना था 1 लीटर इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू दी है, कितनी है 6.6, और M2 की वैल्यू कितनी है 60। अभी इसे क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है सिर्फ। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, M1 मिलेगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, M1 = 6.6 × 342 डिवाइड बाय 60। सो M1 = कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे, इससे इसे डिवाइड करोगे, ये इससे इसे डिवाइड कर दो, इससे इसे डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो ये आएगा आपका 37.62 ग्राम। तो यहाँ पे जो मास होगा सुक्रोज का वो कितना आया है 37.63 ग्राम। सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आंसर ए से मैच कर रहा है। तो क्या था यहाँ पे, सॉल्यूशन आइसोटोनिक था, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, मतलब C1 C2 सेम होगा। तो हमने दो कंडीशन पकड़े, सुक्रोज को 1 नंबर दिया, यूरिया को 2 नंबर दिया। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो हमें तीन क्वांटिटी के वैल्यू पता होने चाहिए थे, तो हमें क्या करना था, M1 कैलकुलेट करना था, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया 342 आया, वॉल्यूम उन्होंने प्रोवाइड किया था 1 लीटर, यहाँ पे ये रेशियो प्रोवाइड किया था 6.6, M2 मोलर मास हमने यूरिया का कैलकुलेट किया 60, सारे वैल्यू पुट किए, M1 को कैलकुलेट किया, दैट इज़ द मास ऑफ सुक्रोज इन 1 लीटर सोल्यूशन, दैट इज़ 37.62 ग्राम। तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैच कर रहा है, इसलिए आंसर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2019 के एग्जाम का है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कोई नहीं, ये क्या है, थेरोटिकल क्वेश्चन है, मतलब आपको याद रखना है, रिमेंबर बेस पे ये क्वेश्चन है कि याद रखो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको पता होने चाहिए, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, उनमें से जो यहाँ पे मैच होगा वो क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, तीसरी है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहले उन्होंने क्या कहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ये क्या होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पहले 3 कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4th वन। तो इसका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन डी क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमॉन्ग द गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी थेरोटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये MST CET 2019 का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है लिक्विड की पूछा है, लिक्विड के लिए जो क्या होगी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। तो सरफेस टेंशन ये भी इंक्रीज नहीं होगा, विस्कोसिटी ये भी इंक्रीज नहीं होगा, उसके साथ साथ ये जो है डेंसिटी, तो ये तीनों भी क्या है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होने वाली चीज़ें। सिर्फ क्या इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। देखो क्यों ऐसा होगा, समझ लो अच्छे से। तो हमें पता है क्लोज कंटेनर में अगर कोई लिक्विड को हम रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ये वेपोराइज। सपोज ऐसे समझ लो आप नीचे से इसे हीट कर रहे हो तो ये वेपोराइजेशन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा वेपोराइजेशन का रेट इंक्रीज होगा उतना इस एरिया में वेपर प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट होगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या इंक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर बी करेक्ट होगा कि टेम्परेचर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने पार्टिकल क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे लिक्विड से, और उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, सरफेस पे क्रिएट होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2019 का एक क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज। तो यहाँ पे हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू M। तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या होती है, M इज इक्वल टू होता है W2 अपॉन M2 W1 होगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF एज इट इज़ रहेगा, W2 आ जाएगा डिवाइड बाय M2 W1। तो देखो ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या है, KF W2 M2 W1। तो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो क्या होता है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होता है, लेकिन ऐसे सेम 4 फार्मूले जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तब क्या याद रखना है, ये फार्मूला, M की ये वैल्यू ये पुट करो और कैलकुलेट करो। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो रिलेशन होगा मोलर मास के साथ वो क्या होगा, इस फार्मूले से डिराइव होगा। सो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन था। सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। व्हाट इज एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है, कैलकुलेशन के हिसाब से करेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसा। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड व्हेन एडेड इन द बेंजीन। तो क्या है, बेंजोइक एसिड को जब बेंजीन में ऐड कर देते हो तो उसका क्या है, यहाँ पे जो एबनॉर्मल मास होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजोइक एसिड होता क्या है। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा, यहाँ पे COOH ऐड होगा, मतलब C6H5COOH। अगर इसका हम मोलर मास कैलकुलेट करने जाए तो देखो कार्बन 6 + 1 7 कार्बन है, सो 7 × 12 कर लेते, कार्बन का मोलर मास भी प्रोवाइड किया है, प्लस 5 × 1 कितना है, 6 है, 6 × 1 हो जाएगा, मतलब प्लस 2 × ऑक्सीजन कितने, 16। तो ये फार्मूला एक्चुअल क्या हो जाएगा, C7H6O2 बन जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, मोलर मास कैलकुलेट किया। तो ये मोलर मास आ रहा है 122 ग्राम पर मोल। बट आंसर में ये भी है, तो इससे टिक नहीं करना है, ये क्या है, ये नॉर्मल है।
दिस इज द नॉर्मल मोलर मास। उन्होंने क्या पूछा है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब जब आप उसे बेंजीन में ऐड कर दोगे तो इसका मोलर मास चेंज होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे डिटो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे दो मोलिक्यूल इसके क्या हो जाएंगे, बेंजीन में जाने के बाद दो मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते। तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर ये क्या है, बना लेते दो मोलिक्यूल। तो जैसे ही आप उसे बेंजीन में ऐड कर दोगे तो इसके दो मोलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे बेंजोइक एसिड, एक का कितना था 122, तो दोनों का कितना हो जाएगा 244 ग्राम पर मोल। ये क्या होगा उसका एबनॉर्मल मोलर मास जब ये क्या होगा बेंजीन में चला जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आंसर बी होगा। तो याद रखना है बेंजोइक एसिड जब लिक्विड फॉर्म में जाता है तो ये क्या करता है, दो मॉलिक्यूल उसके एक साथ जुड़ जाते, जॉइन हो जाते हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जॉइन हो जाएंगे। तो दो मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, एक का 122 था, दो का कितना हो जाएगा 244। सो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल एक साथ एसोसिएट हो रहे हैं, इसीलिए ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मास कितना होना चाहिए 122, बट एसोसिएशन की वजह से एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बेंजोइक एसिड कितना दिखा रहा है 244 ग्राम पर मोल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। See the next one, 11. The elevation in boiling point of 0.25 molar aqueous solution of substance. तो हमें क्या करना है, elevation in boiling point क्या करना है, फॉर्म का फाइंड आउट करना है। मतलब हमें डेल्टा टीबी को फाइंड आउट करना है। क्या प्रोवाइड किया है, मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम प्रोवाइड किया है 0.25 मोलर, और उसके साथ केबी की वैल्यू भी प्रोवाइड की है। क्या है केबी की वैल्यू 0.52। तो एकदम इजी है। फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो के बी की वैल्यू है 0.52, मोलैलिटी है 0.25। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी आपको। तो 25 का टेबल आ सकता है, या फिर थोड़ा सा क्या करो, दिमाग लगाओ। 0.25 मतलब कितना हो जाएगा 1/4, तो और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.13 Kelvin. So the elevation in boiling point is 0.13 Kelvin. कोई ऑप्शन है क्या इससे मेल खाने वाला? यस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्या है, द इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 0.25 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन इज द 0.13 केल्विन। एकदम इजी। अगर आपको टेबल आता है तो कैलकुलेशन करो, या 0.25 का मीनिंग होगा 1/4। इससे 4 से इसे डिवाइड कर दो। डिवाइडेशन इजी होता है मल्टीप्लिकेशन से, तो वैसे करो। आपको जो इजी ट्रिक लगे वैसे करो, लेकिन क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। क्योंकि आपके सीटी जेई नीट के एग्जाम में मोस्टली लॉग टेबल अवेलेबल नहीं होता, या फिर वो प्रोवाइड नहीं करते। तो आपको थोड़ा सा क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन के ट्रिक्स, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन 2019 के एग्जाम का है। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे Na2SO4 जो है, ये थेरोटिकल क्वेश्चन है, थेरी पे बेस है। तो यहाँ पे जो है Na2SO4, इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों? इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ आयन है। इसके पास कितने आयन है 1 + 1 2। इसके पास कितने आयन है 1 + 1 2। इसके पास कितने आयन है 1 + 1 2। इसके पास कितने आयन है 2 + 1 3। तो ये क्या है, इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, शुरू में तो ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है सॉल्ट के जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें से एक एग्जाम्पल Na2SO4 है, इसे याद रखना है। सी द नेक्स्ट वन, ये भी एक बड़ा न्यूमेरिकल है। देखो, 18 ग्राम ग्लूकोज, मोलर मास भी प्रोवाइड किया है 180, इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट 300 केल्विन। आर की वैल्यू प्रोवाइड की है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन।
तो हमारे पास क्या फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे पाई इज इक्वल टू क्या होगा CRT, बट C क्या है कॉन्सेंट्रेशन है, तो यही बन जाता है पाई इज इक्वल टू NV/RT। तो सबसे पहले हमारे पास V की वैल्यू है क्या, देखो V दिया है 100, उसके साथ साथ हमें R दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में दिया है, हमें N कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज की क्या होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास। बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी ये फॉर्मूला लर्न करो। तो मास कितना दिया है 18 ग्राम, मोलर मास कितना है 180, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 होगा मोलर मास। चलो वैल्यू पुट करते हैं, एन की वैल्यू आ गई 0.1, आप गिवन भी लिख सकते हो लेकिन जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं। आर की वैल्यू है 0.0821, टी कितना है 300 केल्विन, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना लेना है आपको 100 ml दिया है ना यहाँ पे। तो इन सबको क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या है यहाँ पे देखो ये दोनों ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 0.3 इंटू 0.0821, तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे। बट ये जो वॉल्यूम है ये ml में दिया था, हमें उसे लीटर में करना पड़ेगा, तो उसे लीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.1, तो यहाँ पे भी 0.1 आएगा। ओके, तो देखो ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, 0.1 कट कर दो, ये वैसे रहने दो, ये लीटर में यूज़ करना था, मैंने ml ही ले लिया। फिर से एक बार सुनो क्या क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो n की वैल्यू दी है हमें 0.1, हमने कैलकुलेट की। r की वैल्यू है 0.0821, t की वैल्यू है 300, और यहाँ पे देखो ये ml में, तो ml डिवाइड बाय ये होता है, ऐसा करना है आपको। तो जिसका कैलकुलेशन 0.1 आता है इसलिए मैं यहाँ पे 0.1 लिख रही हूँ। तो 100 ml मतलब 0.1 लीटर, तो ये 0.1 के साथ कट जाएगा 0.0821 इंटू 300, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 24.63 ATM। ये आपकी क्या होगी पाई की वैल्यू, इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो कहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा C। तो अच्छे से समझ लो, ये जो है ml इसे हमें क्या करना है लीटर में लेना है, तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हमने वॉल्यूम के लिए क्या किया, वॉल्यूम क्या था 100 ml था, ये क्या हो गया 0.1 लीटर हो गया, वो यहाँ पे यूज़ किया। सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। सी द नेक्स्ट वन, ये भी 2019 का एक क्वेश्चन है। रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर I एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब फॉर्मूला पूछा है। तो हमें पता है क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर -1 नंबर ऑफ पार्टिकल -1। तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है याद रखना है। तो कहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे डी पे मैच हो रहा है। तो ये भी रिमेंबर करने का एक क्वेश्चन है थे, तो फॉर्मूला याद रख के करेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई इज द वेंट ऑफ फैक्टर, दोनों के रिलेशन के लिए ये फॉर्मूला क्या है करेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2019 का ही है। इफ द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर BaNO3 सॉल्यूशन इज 2.74, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा, तो उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे आई हमें प्रोवाइड किया है कितना है 2.74, क्या है ये वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो BaNO3 ट्वाइस का डिसोसिएशन कैसे होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल भी चाहिए हमें, तो इसका डिसोसिएशन होगा Ba2 प्लस 2NO3 माइनस, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 + 2 कितने होंगे 3, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ n इज इक्वल टू कितना है 3 पार्टिकल। ओके, तो ये स्टेप आपको याद करनी। क्या फॉर्मूला है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू
i माइनस वन अपॉन n माइनस वन। अभी तो इसके पहले इसमें हमने फॉर्मूला भी देखा। सो 2.74 माइनस वन डिवाइड बाय 3 माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1.74 डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर आएगा 0.87। तो ये क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी है, दिस वन। सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे आएगा आंसर ऑप्शन बी। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके वो पूछते तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हो, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हो, सेम रखते, सिर्फ यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह पे परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछते। अगर परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछते तो परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते, परसेंट, मैं अलग पेन से लिखती हूँ, ये परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100। तो आपका 0.87 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते तो आपका परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में कितना आता, 87%। तब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन को दो वे से पूछ सकते हो। एक तो क्या है, सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा तो अल्फा कैलकुलेट करना है और उसका ऑप्शन देखना है। जब परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछते तो अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या होता है, परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तब क्या होगा 87। तो ये दो टाइप से आ सकता है क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन। तो टोटल 15 क्वेश्चन आज मैंने लिए। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें हम और 15 या 20 क्वेश्चन को देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं MST CET में। तो आप क्या करो, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ो, खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो ये जो ऐसा चैप्टर है कि यहाँ पे आप क्या है, मतलब रिमेंबर करने वाली चीज़ें कम है, कैलकुलेट करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।